अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के सेशन में हम सेकंड ईयर का यूनिट नंबर 6 सॉलिड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉलिड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, स्पेशली यहाँ पे तीन किस्म की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, और एंड पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो बेसिकली इस यूनिट के तीन पार्ट्स हैं और सारे के सारे सॉलिड्स की प्रॉपर्टी से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मैटर की स्टेट कितनी है। तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। मैटर की जो है वो बेसिकली तीन प्रॉपर्टीज है। वैसे तो आजकल फॉर्म्स, मैटर की बेसिकली तीन फॉर्म्स हैं, तीन स्टेट्स हैं, लेकिन आजकल बहुत सी फॉर्म्स पे काम हो चुका है। मुख्तलिफ किस्म की मैटर की स्टेट्स जो है वो बनाई जा चुकी हैं, लेकिन बेसिकली जो है वो तीन ही स्टेट्स हैं जिनमें सॉलिड, लिक्विड और गैस आती है। प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। प्लाज्मा है क्या चीज़? प्लाज्मा इज सुपर हीटेड मैटर, यानी आप मैटर को बहुत ज़्यादा हीट अप कर देते हैं और उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस को लीव कर देते हैं। यानी पॉजिटिव जो आयंस हैं वो अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग हो जाते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कि हमारे पास प्लाज्मा क्रिएट हो गया है। ये जो बल्ब होते हैं हमारे पास, उनके अंदर जो फिलामेंट यूज होता है और फिलामेंट के थ्रू उसमें जो गैस भरी होती है, चाहे वो नियॉन गैस है या जो भी, उसको जब हीट अप किया जाता है तो वहाँ पे प्लाज्मा ही क्रिएट होता है। उस गैस में जो पॉजिटिव आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने पेरेंट न्यूक्लियस को छोड़ देते हैं, लीव कर देते हैं, और इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं और पॉजिटिव आयंस अलग हो जाते हैं, और वो प्लाज्मा की कंडीशन वहाँ पे बन जाती है। हमारे यूनिवर्स का जो 99% है मैटर, वो सारा का सारा प्लाज्मा पे ही कंसिस्ट है। कुछ प्रॉपर्टीज हैं सॉलिड की, लिक्विड की और गैसेस की। सॉलिड जो है वो डेंस हैं और हार्ड हैं, और इनकी स्पेसिफिक शेप और वॉल्यूम होता है। लिक्विड की अगर हम बात करें तो लिक्विड जो है उनका सिर्फ स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, लेकिन उनकी कोई शेप नहीं होती। जिस कंटेनर में आप डालेंगे ये वही शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। और इसके बाद गैसेस की बात करें तो ये सबसे कम डेंस है, यानी इनकी डेंसिटी सबसे कम होती है। इनकी कोई शेप नहीं होती, कोई वॉल्यूम नहीं होता। इनको जितना वॉल्यूम मिल जाए ये सारे का सारा वॉल्यूम ही ऑक्यूपाई कर लेते हैं। और गैस की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो ये है कि इनका प्रेशर होता है। गैस प्रेशर रखती हैं। सॉलिड की अगर क्लासिफिकेशन की जाए तो दो किस्म के बेसिकली सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो होते हैं जिनमें एटम्स की जो अरेंजमेंट होती है वो एक पैटर्न के साथ होती है। एटम सारे के सारे एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जैसे कि NaCl है, और कई किस्म के सॉलिड्स हैं जिनमें एटम्स की अरेंजमेंट है। NaCl सोडियम क्लोराइड खाने का नमक है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड जो है ये ऐसे हैं जिनमें एटम्स की कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट नहीं है। पहले दो एटम जो है वो किसी खास तरतीब में है, तो अगले दो जो है वो किसी और डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। जैसे कि ग्लास है आपके पास, ग्लास जो है ये एमॉर्फस सॉलिड है, इसमें एटम्स की कोई अरेंजमेंट नहीं है। एमॉर्फस सॉलिड को फ्रोजन लिक्विड्स भी कहा जाता है, और ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। पॉलीमेरिक सॉलिड्स क्या है? ये ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिनकी जो कंडीशन है, जिनकी स्टेट जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बिटवीन होती है। यानी कुछ हद तक ये क्रिस्टलाइन भी होते हैं और कुछ हद तक ये एमॉर्फस भी होते हैं। तो ऐसे सॉलिड्स को पॉलीमेरिक सॉलिड्स कहा जाता है। यूनिट सेल क्या है? क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, जो अभी हमने देखा था कि जिसमें एटम जो है वो रेगुलर अरेंजमेंट या एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करते हुए हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो उसका जो यूनिट सेल जो है उसका मतलब है कि जो उसकी बेसिक चीज़ है, जिसकी रेपिटेशन से वो बन रहा है, वो उसका यूनिट सेल कहलाता है। जैसे कि अगर आपने एक दीवार बनानी है, तो दीवार में जो बेसिक चीज़ है वो ईंट है, तो ईंट की बार बार रेपिटेशन से आप एक दीवार बना रहे हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपने क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर तैयार करना है तो वो किस पे बेस कर होता है? वो यूनिट सेल पे बेस कर होता है। यानी कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है या क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर है, उसका आप कह सकते हैं कि जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे मिलकर वो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है, वो यूनिट सेल है। यानी वही यूनिट सेल जो है वो बार बार रिपीट हुआ है और आपके पास एक पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस इज द सिमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर अरेंजमेंट ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल इनसाइड अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। यानी क्रिस्टलाइन जो सॉलिड होते हैं उनके अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक पैटर्न में थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, एटम्स की अरेंजमेंट है। या आप कह सकते हैं कि जो यूनिट सेल है वो जब डिफरेंट यूनिट सेल जो है वो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, स्पेसिफिक पैटर्न में अरेंज होते हैं तो आपके पास एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसको इलास्टिक मॉडुलस भी कहा जाता है और सिंपल मॉडुलस भी कहा जाता है। तो इलास्टिक मॉडुलस जो है ये हमें बताता है कि कोई जो मटेरियल है वो कितना रेजिस्ट कर सकता है टू स्ट्रेस। यानी जब उसको कोई स्ट्रेस अप्लाई की जाती है तो उस स्ट्रेस के अंडर वो कितना खुद को रेजिस्ट करता है, कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है कि अपनी जो शेप है, अपनी जो स्टेट है उसमें तब्दीली के खिलाफ। लेकिन इसमें यह है कि ये जो डिफॉर्मेशन है ये नॉन परमानेंट होनी चाहिए। यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ताल्लुक है कि रेजिस्टेंस टू नॉन परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। जब परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी तो फिर वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में नहीं आएगा। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ताल्लुक है सिर्फ वहां तक जब तक जो बॉडी है, जो मटेरियल, उसमें टेम्परेरी चेंज है। यानी आपके पास एक स्प्रिंग है, आपने उसको स्ट्रेच किया, तो अब जो वो रेजिस्ट कर रहा है अपनी शेप में, अपनी स्टेट में चेंज के खिलाफ, वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। लेकिन जब आप उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अप्लाई करेंगे और वो डिफॉर्मेशन उसकी परमानेंट हो जाएगी, तो फिर इसका कंसर्न मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से नहीं है, बल्कि फिर वो प्लास्टिसिटी की तरफ चला जाता है। यानी इलास्टिसिटी और चीज़ है कि कोई जो मटेरियल है वो कितना जल्दी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को मेंटेन करता है, ये इलास्टिसिटी है। और ये हमारे यहाँ एक गलत कंसेप्ट, हम जो इलास्टिक रबर होता है उसको हम समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इलास्टिक है। हालांकि ऐसा नहीं है। जो आयरन है या स्टील है ये सबसे ज़्यादा इलास्टिक है, क्योंकि जब इनके ऊपर आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये सबसे जल्दी ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करते हैं। जबकि रबर को या इलास्टिक को जब आप खींचते हैं तो वो अपनी पोजीशन को या अपनी स्टेट को अटेन करने में, दोबारा ओरिजिनल स्टेट में वापस आने में थोड़ा टाइम लेते हैं। लिहाजा स्टील और आयरन आर मोर इलास्टिक देन रबर।
और इसके उल्ट है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का ताल्लुक है कि डिफॉर्मेशन, परमानेंट डिफॉर्मेशन। जब कोई चीज, जिस चीज जैसे कि आपके पास कॉपर वायर है, तो कॉपर वायर के ऊपर जब आप स्ट्रेस करते हैं तो वो मुड़ जाती है, तो इसका मतलब आपने इसको डिफॉर्म कर दिया, परमानेंट डिफॉर्म हो गई है, तो वो प्लास्टिसिटी है। ये थोड़ा डिफरेंस याद रखिएगा। इलास्टिसिटी में ये है कि कोई बॉडी जो है वो कितना जल्दी अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आती है जब उसके ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई होती है। और प्लास्टिसिटी का ताल्लुक है परमानेंट डिफॉर्मेशन के साथ, कि जब आप किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है या नहीं हुई। अगर हो गई है तो इसका मतलब आप प्लास्टिसिटी लिमिट में आप चले गए हैं, अगर नहीं हुई तो इसका मतलब अभी तक आप इलास्टिसिटी के अंदर ही है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तीन किस्म के हैं, यंग मॉडुलस है, शियर मॉडुलस है और बल्क मॉडुलस है। ये जो तीनों है ये, इनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ से कि आप जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं और उस स्ट्रेस के अंडर जो स्ट्रेन आ रही है वो किस किस्म की है। यानी अगर आपकी जो स्ट्रेस है वो वन डायमेंशनल है, यानी एक एक्सिस के अलॉन्ग आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं, और बॉडी के अंदर जो चेंज आ रही है वो भी सिर्फ वन डायमेंशनल है। और वन डायमेंशनल मतलब है कि आप सिर्फ लेंथ पे काम कर रहे हैं, यानी जो स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं वो भी आप वन डायमेंशन अप्लाई कर रहे हैं, और जो स्ट्रेन आ रही है आपके पास वो भी सिर्फ और सिर्फ एक एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेन आ रही है, यानी ओनली चेंज इन लेंथ इन वन डायरेक्शन। तो इस किस्म का जो मॉडुलस है उसको यंग मॉडुलस कहा जाता है। और इसमें जो स्ट्रेस है उसको टेंसाइल स्ट्रेस कहा जाता है, और उसके करस्पॉन्डिंग आपके पास जो स्ट्रेन आती है वो टेंसाइल स्ट्रेन आती है। तो मेन मकसद ये है बात बताने का कि यंग मॉडुलस जो है इसका ताल्लुक है सिर्फ वन एक्सिस के साथ, यूनी डायमेंशनल है, एक डायमेंशन में ये काम करती है स्ट्रेस भी और स्ट्रेन भी। यानी आप कह सकते हैं कि ये सिर्फ लेंथ पे काम करती है, इसका ताल्लुक दो डायमेंशन के साथ नहीं है, यानी लेंथ और विड्थ के साथ इसका नहीं है, क्योंकि जब लेंथ और विड्थ मिल जाती है तो फिर शेप आ जाती है। तो यहाँ पे सिर्फ हम लेंथ की बात करेंगे कि ये ओनली वन डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं स्ट्रेस, और जो डिफॉर्मेशन आती है वो भी अलॉन्ग वन डायरेक्शन या वन डायमेंशन या अलॉन्ग वन एक्सिस। तो स्ट्रेन जो है ये चेंज इन टेंसाइल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। और चूंकि दोनों ही लेंथ है तो लिहाजा इसका जो यूनिट होगा वो कोई यूनिट नहीं है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। यंग मॉडुलस जो है ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसके अलावा थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो भी आपके नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो भी नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। टेंपरेचर कोफिशिएंट नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो ये ऐसी कई चीजें हैं जो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करती हैं, और इनका ताल्लुक फिजिकल डायमेंशन के साथ नहीं होता। हुक्स लॉ की अगर हम बात करें तो ये जो यंग मॉडुलस है इसका ताल्लुक हुक लॉ के साथ भी है, लेकिन इलास्टिक लिमिट के अंदर है। जब तक आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रह के काम कर रहे होते हैं तो स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब आप खत्म करते हैं तो आपको यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, और ये कांस्टेंट आपका होता है यंग मॉडुलस। अब आते हैं शेयर मॉडुलस पे, इसको जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, या रिप्रेजेंटेशन के लिए तो खैर कोई भी आप टर्म यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कॉमन है वो जी यूज होती है। तो शेयर मॉडुलस, शेयर शेप आप माइंड में रख सकते हैं इसको याद रखने के लिए। शेयर एंड शेप यानी जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं टू डायमेंशनल स्ट्रेस आप अप्लाई करते हैं, यानी अलॉन्ग वन एक्सिस एंड टू एक्सिस, दो तरफ से आप स्ट्रेस अप्लाई करें, या आप कह सकते हैं कि आपने स्ट्रेस ऐसे अप्लाई किया है कि वो दो एक्सिस के अलॉन्ग उसका इफेक्ट शो हो रहा है, और उस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन है वो भी टू डायमेंशनल आपको इफेक्ट दे रही है, यानी लेंथ और विड्थ दोनों पे फर्क पड़ रहा है, या लेंथ और विड्थ दोनों ही चेंज हो रहे हैं। तो उस वक्त आप कहेंगे कि जो मॉडुलस है वो शेयर मॉडुलस है। यानी आप कह सकते हैं कि शेयर मॉडुलस में आप जब शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो आप बॉडी का एरिया चेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि एरिया में दो चीजें आ जाती हैं, लेंथ और विड्थ आ जाती हैं। तो जी आप फाइंड कर सकते हैं शेयर स्ट्रेस डिवाइडेड बाय शेयर स्ट्रेन। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस जो है ये थ्री डायमेंशनल इसमें इफेक्ट्स होंगे, यानी जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे तो वो स्ट्रेस ऐसे अप्लाई करेंगे कि उसका इफेक्ट तीनों डायमेंशन में होगा, यानी लेंथ विड्थ और हाइट। और इस शेयर स्ट्रेस, सॉरी, ये जो स्ट्रेस आप अप्लाई करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो आप अप्लाई करेंगे उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन में इफेक्ट आएंगे वो भी थ्री डायमेंशन होंगे, यानी बॉडी जो है उसकी लेंथ विड्थ और हाइट में चेंजिंग आएगी। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, जितने भी मॉडुलस हैं, चाहे यंग मॉडुलस है, चाहे शेयर मॉडुलस है, चाहे बल्क मॉडुलस है, सबका जो यूनिट है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है। और इसकी रीजन ये है कि चूंकि जितने भी मॉडुलस हैं उन सब के ऊपर आता है स्ट्रेस, और नीचे आती है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन चाहे किसी किस्म की भी हो, चाहे टेंसाइल स्ट्रेन हो, चाहे शियर स्ट्रेन हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो, तो ये चेंज इन लेंथ या चेंज इन एरिया या चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल लेंथ या ओरिजिनल एरिया आएगा। तो ये सेम होने की वजह से स्ट्रेन का यूनिट हमेशा डायमेंशनलेस ही रहेगी। लिहाजा किसी किस्म का मॉडुलस है, चाहे यंग है, चाहे शियर है, चाहे बल्क मॉडुलस है, सब का जो यूनिट है वो किसके हिसाब से आएगा, वो स्ट्रेस के हिसाब से आएगा, और स्ट्रेस का जो यूनिट होता है वो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर होता है। अब कुछ सब्सटेंसेज हैं, डक्टाइल सब्सटेंस होते हैं, ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं, मेलिएबल सब्सटेंस होते हैं, और ब्रिटल सब्सटेंस होते हैं। तो सब जो डक्टाइल सब्सटेंस है ये वो होते हैं जिन पे जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये पहले तो इलास्टिक लिमिट में जाते हैं, फिर प्लास्टिसिटी में जाते हैं। इलास्टिक लिमिट बार बार क्योंकि बात हो रही है तो अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इलास्टिक लिमिट का मतलब है कि जैसे ही आप स्ट्रेस छोड़ते हैं, स्ट्रेस आप हटाते हैं, तो बॉडी फौरी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस चली जाती है। हम कहते हैं ये बॉडी अभी तक इलास्टिक लिमिट के अंदर था। लेकिन जब आप स्ट्रेस फर्दर बढ़ाते हैं तो फिर क्या होता है, आपकी बॉडी जो है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाती है, और मुड़ना शुरू हो जाती है, या अपनी ओरिजिनल हालत में वापस नहीं जाती। जब आप स्ट्रेस हटाते हैं तो उस वक्त हम कहते हैं कि हमारी बॉडी अब प्लास्टिसिटी के अंदर चली गई है। तो ये वो सब्सटेंस है जो इलास्टिक लिमिट में भी विथस्टैंड करते हैं, इसके अलावा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में भी जाते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को डक्टाइल सब्सटेंस कहा जाता है, और फर्दर जब आप इन पे स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये फिर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन के बाद फ्रैक्चर हो जाते हैं। यानी बात करने का मकसद ये है कि वो सब्सटेंसेस जो इलास्टिक लिमिट के अंदर भी होते हैं, प्लास्टिसिटी भी सस्टेन कर सकते हैं, और फिर मजीद जब इन पे स्ट्रेस बढ़ाई जाती है तो ये फ्रैक्चर होते हैं।
लेड इसके एग्जाम्पल है, कॉपर है, आयरन है, ये लाजमी याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है। इसके बाद है मेलिएबल। तो मेलिबिलिटी जो है ये ऐसी प्रॉपर्टी है मेटल की जिसमें आप इनको जब हैमर करते हैं तो आप इनको शीट की शक्ल में आप इनको बढ़ा सकते हैं। शीट का मतलब है कि हैमरिंग करने से आप इनकी जो चेंजिंग इनकी शेप में ला रहे हैं वो टू डायमेंशन ला रहे हैं, यानी अलॉन्ग लेंथ एज वेल एज अलॉन्ग विड्थ। यानी हैमरिंग करने से अगर आप किसी मेटल की दोनों डायमेंशन पे काम कर रहे हैं, दोनों डायमेंशन में चेंज ला रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो प्रॉपर्टी मेलिबिलिटी से रिलेटेड है। और डक्टिलिटी जो है, डक्टिलिटी का जो ताल्लुक है वो है सिर्फ लेंथ के साथ। यहाँ नीचे लिखा हुआ भी है कि अगर आप किसी मेटल को इस तरीके से हैमरिंग करते हैं कि उसकी सिर्फ लेंथ इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो इसका मतलब है कि वो जो आप काम कर रहे हैं जिस चीज़ पे, वो डक्टिलिटी है। लेकिन अगर दोनों डायमेंशन पे चेंजिंग आ रही है, लेंथ के अलॉन्ग भी और विड्थ के अलॉन्ग भी, यानी एरिया आप चेंज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो फिर इसका मतलब है आप किस प्रॉपर्टी से गो थ्रू हो रहे हैं, मेलिबिलिटी से हो रहे हैं। तो डक्टिलिटी जो है वो वन डायमेंशन है, यानी वायर को आपने लंबा करना है खींच के, और मेलिबिलिटी में आपने हैमरिंग करके जो शीट है उसके टू डायमेंशन इफेक्ट देखने हैं। ब्रिटल सब्सटेंस, डक्टाइल सब्सटेंसेस हमने देखा है कि उनमें इलास्टिक लिमिट भी होती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी होती है, उसके बाद फर्दर जब स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उनमें फ्रैक्चर आता है। लेकिन जो ब्रिटल सब्सटेंसेस होते हैं इनमें ना तो इलास्टिक लिमिट आती है ना ही प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आती है, ये कुछ हद तक एनर्जी जो है उसको स्टोर करते हैं और फिर अचानक से ये टूट जाते हैं। जैसे कि ग्लास, आपके पास ग्लास के ऊपर जब आप स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो ये इसके अंदर कोई इलास्टिक लिमिट नहीं आती, कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आती, बल्कि अचानक से जब आप ज्यादा स्ट्रेस बढ़ा देते हैं तो अचानक से आपकी जो ग्लास है वो टूट जाता है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जिनमें कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं आती, इनके अंदर इलास्टिक लिमिट नहीं आती, ये डायरेक्ट जो टूट जाते हैं, ग्लास है, आई स्टील, कार्बन, इनको ब्रिटल सब्सटेंसेस कहा जाता है। टफनेस, इस दफा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में टफनेस से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था। ये प्रॉपर्टी है, ये हमें बताती है कि कोई जो मटेरियल है वो स्ट्रेस के जरिए असर कितनी एनर्जी को स्टोर कर सकता है या कितनी रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है अपने अंदर डिफॉर्मेशन लाने के लिए। यानी ग्लास है तो उसको जब आप थोड़ी सी स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन नहीं आती, वो टूटता नहीं है। थोड़ी आप स्ट्रेस मजीद बढ़ाते हैं तो फिर भी नहीं टूटता, लेकिन एक स्पेसिफिक जब स्ट्रेस की वैल्यू आप देते हैं तो वो टूट जाता है। तो टूटने से पहले तक जितनी आपने स्ट्रेस दी, जितनी एनर्जी आपने दी, वो सारी उसने स्टोर की और उसको उसने रेजिस्ट किया। तो ये जो रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की, इसको टफनेस कहा जाता है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सॉलिड की जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, अगर हम कंडक्टर की देखें तो कंडक्टर में मेटल्स आ जाती हैं, तो इनकी जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻⁷ सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी मेटल की होती है। उसके बाद जो कम है वो सेमी कंडक्टर की होती है, वो 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ तक है। और इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी है वो सबसे कम है, क्योंकि इंसुलेटर जो है वो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करते, जैसे कि वुड है, डायमंड है, इनकी जो कंडक्टिविटी है बहुत कम है, 10⁻⁻ से लेकर 10⁻20 तक इनकी कंडक्टिविटी होती है। अच्छा, हीरा जो है, डायमंड जो है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही बैड जो है वो कंडक्टर है, इसलिए इंसुलेटर कहा गया। लेकिन हीट का ये बहुत बेहतरीन कंडक्टर है, हीट का। तो ये भी आपने पॉइंट लाजमी माइंड में रखना है डायमंड के वाले से कि डायमंड इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते और जो इलेक्ट्रॉन है वो टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली क्लोज्ड होते हैं, तो हीट को ये बड़ी आसानी के साथ एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर करने में हेल्प आउट करते हैं। एनर्जी बैंड थ्योरी, एनर्जी बैंड को समझने के लिए आप सबसे पहले एक चीज समझें कि जब तक हम एक आइसोलेटेड एटम की बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर ये दो इलेक्ट्रॉन है। तो जब तक हम इस एक आइसोलेटेड एटम की बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड एटम का मतलब है कि इस एटम का किसी और नियर बाई एटम्स के साथ कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इसका कोई इंटरेक्शन नहीं है। आपने ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दिया है जिसमें ये अकेला एक ही एटम है, इसका एक सिंगल न्यूक्लियस इसके सेंटर में और बाहर दो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। तो अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं इनके बारे में हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इनकी स्पेसिफिक एनर्जी होगी। फर्स्ट शेल में जो एनर्जी हमें पता है, हमने फाइंड आउट की हुई है, वो एनर्जी इनकी स्पेसिफिक है, वो हम कह सकते हैं कि इनकी एनर्जी वो है। लेकिन जैसे ही इसी किस्म का, यानी ये अगर हीलियम का एटम है, तो अगर एक और हीलियम का एटम हम इसके करीब ले आते हैं, यानी अब हमने एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर दी है जिसमें दो हीलियम के एटम हो गए हैं, तो अब देखें, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है दोनों, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई करेंगे, जबकि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन भी फील करेगा। सिमिलरली ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस न्यूक्लियस की वजह से अट्रैक्शन फील करेगा और इस ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। यानी बात करने का मकसद ये है कि वही एटम जो पहले आइसोलेटेड था, उसके जो इलेक्ट्रॉन थे उनकी एक स्पेसिफिक एनर्जी थी, लेकिन जब उसी किस्म का एक और एटम भी हम उसके करीब ले आए तो अब जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी वो नहीं रहेगी जो पहले थी, बल्कि उनकी एनर्जी जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। बल्कि हम कह सकते हैं कि उनकी एनर्जी जो है वो दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। यानी ये जो अब इलेक्ट्रॉन थे जिनकी पहले हम कह रहे थे स्पेसिफिक एनर्जी है, ये वाली एनर्जी ई है, ठीक है, पर ये हमने कहा था कि ये एनर्जी ई है दोनों इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक ही ऑर्बिट में थे तो लिहाजा इनकी दोनों की एनर्जी सेम थी। तो अब यही जो दो इलेक्ट्रॉन है, जब दो एटम आपस में क्लोज हुए तो इन इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अब ई नहीं रहेगी, बल्कि ये वाली एनर्जी यूं स्प्लिट हो जाएगी दो दो वैल्यूज में, ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ नियर बाई न्यूक्लियस एज वेल एज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर एटम। यानी वो जो दूसरे वाला साथ हमने एटम हम उनके क्लोज लाए थे, उनके न्यूक्लियस और उनके इलेक्ट्रॉन की इन्फ्लुएंस की वजह से अब दोनों जो इलेक्ट्रॉन थे, इस एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन और इस एटम के दोनों इलेक्ट्रॉन, इनकी एनर्जी अब वो नहीं रहेगी जो पहले थी आइसोलेटेड हालत में। ये है दो एटम्स की बात अगर हम कर रहे हैं। तो अगर हम तीन एटम की बात करें, यानी एक एटम हम और भी साथ ले आए जी, तो अब क्या होगा, अब ये वाला जो ये इलेक्ट्रॉन जो है, अब इस पे इसका भी इन्फ्लुएंस है और इस इलेक्ट्रॉन का भी इन्फ्लुएंस है, इस न्यूक्लियस का भी इन्फ्लुएंस है और इस न्यूक्लियस का भी इन्फ्लुएंस है और अपने न्यूक्लियस का भी इन्फ्लुएंस है। तो अब यही इलेक्ट्रॉन जो है ये तीन एटम्स की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है। तो यानी इसकी एनर्जी आप कह सकते हैं कि पहले जो सिंगल थी आइसोलेटेड एटम में, अब ये स्प्लिट हो जाएगी तीन एनर्जी लेवल्स में। यानी इसकी एनर्जी अब चेंज हो जाएगी, वो एब्सोल्यूट एनर्जी नहीं रहेगी जो पहले थी, क्योंकि अब इस पे दो और भी एटम्स हैं जो अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं, लिहाजा इसकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाएगी और तीन वैल्यूज में तकसीम हो जाएगी। यानी ये अब तीन वैल्यूज क्यों आई हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन की वजह से, एक इस इलेक्ट्रॉन की वजह से और एक इस इलेक्ट्रॉन की वजह से।
अब ये तीन एग्जांपल है, इसको आप जनरलाइज कर दें, अगर हम एक पूरे क्रिस्टल की बात करते हैं तो क्रिस्टल में हमें पता है करोड़ों अरबों एटम्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो स्प्लिट हो जाएगी कई लेवल्स के अंदर। यानी ये इलेक्ट्रॉन है, अगर 100 एटम आप करीब लाए हैं तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ई थी ये अब स्प्लिट हो जाएगी 100 एनर्जी लेवल्स के अंदर। यहाँ पे ये 100 पूरे करने हैं आपने जी। तो ये अब आप कह सकते हैं कि आपके पास एक पूरा बैंड बन गया कंटिन्यूस एनर्जी का, डिस्क्रीट नहीं है। ये इतनी क्लोज एनर्जीज हैं, ये अभी 100 की मैंने बात की है। तो अगर करोड़ों एटम्स हैं तो जरा आप इमेजिन करें कि करोड़ों एटम्स का जो बैंड बनेगा उसमें एनर्जी लेवल जो है या एनर्जी की वैल्यूज जो है वो कितनी क्लोज होंगी। लिहाजा आप कह सकते हैं कि इस बैंड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज हैं वो कंटिन्यूस हैं, डिस्क्रीट नहीं है। लेकिन अगर हम एक ऑर्बिट की बात करें, एक आइसोलेटेड एटम की बात करें, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है इसकी एक अपनी फिक्स्ड एनर्जी होती है। एक स्पेसिफिक शेल के अंदर, स्पेसिफिक शेल के ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की एक फिक्स एनर्जी होती है। लेकिन अगर हम बैंड की बात करें तो बैंड में जो एनर्जी है वो कंटिन्यूस एनर्जी होगी, क्योंकि उन बैंड की जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि करोड़ों अरबों एटम्स हैं और जो बैंड बनेगा वो करोड़ों अरबों एनर्जी वैल्यूज पे मुश्तमिल होगा। तो इस तरीके से एनर्जी बैंड्स बनते हैं सॉलिड्स के अंदर। सबसे नीचे जो बैंड होता है वो होता है वैलेंस बैंड। और अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को आप फर्दर एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर बैंड में चले जाते हैं, जिसको कंडक्शन बैंड कहा जाता है। तो वैलेंस बैंड हमेशा नीचे होता है और वैलेंस बैंड के ऊपर जो है वो एक दूसरा बैंड होता है जिसे कंडक्शन बैंड कहा जाता है। और कंडक्शन बैंड हमेशा कब बनता है, जब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स को सफिशिएंट एनर्जी आप देते हैं तो वो जंप करके हायर ऑर्बिट में चले जाते हैं, हायर बैंड में चले जाते हैं, जिसे कंडक्शन बैंड कहा जाता है। फर्मी एनर्जी, द फर्मी एनर्जी इज द मैक्सिमम एनर्जी ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन एट जीरो केल्विन। फर्मी एनर्जी का ताल्लुक जीरो केल्विन के साथ है। ये बात आपने माइंड में रखनी है कि जीरो केल्विन पे जो वैलेंस बैंड के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, इसका मतलब है कि वो एनर्जी किसके, ये अगर हम वैलेंस बैंड की बात करें, ये वैलेंस बैंड हमारे पास है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये सारी, ये भी किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ये भी किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये भी किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, ये भी इसी तरह ये सारे किसी न किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। तो सबसे ज्यादा जो एनर्जी होगी यहाँ पे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन की जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वो एक्चुअली किस किस एनर्जी को हम कह रहे हैं, वो हम फर्मी एनर्जी कह रहे हैं। यानी जिस इलेक्ट्रॉन की सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी एट जीरो केल्विन उसको फर्मी एनर्जी आप कहेंगे। इसके अलावा फर्मी एनर्जी के लिए एक और जो टर्म यूज होती है इसके corresponding वो है फर्मी लेवल। तो फर्मी लेवल एक हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल होता है, ये कोई रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसा वैलेंस बैंड है या कंडक्शन बैंड है, ये ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता, ये एक हाइपोथेटिकल एनर्जी लेवल है। और ये हमें बताता है कि इस लेवल से नीचे, ये गारंटी देता है कि इस लेवल से नीचे तमाम जो एनर्जी लेवल्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, और इससे ऊपर जितने भी एनर्जी लेवल्स हैं फर्मी लेवल से ऊपर, ये सारे के सारे टोटली अनऑक्युपाइड है, या आप कह सकते हैं कंप्लीटली वेकेंट है। तो एनर्जी जो लेवल फर्मी एनर्जी जो है या फर्मी लेवल हमें ये भी बताता है कि जिस पॉइंट पे आपने फर्मी लेवल ड्रॉ किया होगा तो इसका मतलब है कि ये श्योर है कि इस लेवल से नीचे तमाम एनर्जी लेवल कंप्लीटली फिल्ड है और इस लेवल से ऊपर तमाम एनर्जी लेवल जो है वो कंप्लीटली वेकेंट है। फर्मी लेवल द हाईएस्ट एनर्जी लेवल दैट एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई एट द एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर। तो ये लाजमी आपने बात माइंड में रखनी है कि फर्मी एनर्जी और फर्मी लेवल का ताल्लुक जीरो केल्विन के साथ है, एब्सोल्यूट जीरो के साथ है। तो हाईएस्ट एनर्जी लेवल है जो एब्सोल्यूट जीरो टेंपरेचर पे कोई इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लेवल मेंटेन करता है, जिसके अंदर वो रिसाइड कर सकता है, उस लेवल को आप कह सकते हैं कि वो फर्मी लेवल है। द फर्मी लेवल लाइज बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, ये दोनों बैंड के दरमियान लाई करता है। और इसके अलावा फर्मी लेवल इज डिफाइंड एज द लोकेशन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द ऑक्युपाइड स्टेट इज 1/2। यानी फर्मी लेवल को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये वो लोकेशन है जहां पे किसी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/2 होती है। और दो पॉइंट के एन टाइप मटेरियल में जो फर्मी लेवल होता है वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है। अपवर्ड इसलिए शिफ्ट होता है कि जैसे ही आप एन टाइप, आपको पता है कि एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब आप पेंटावैलेंट एटम को ऐड करते हैं तो आपके पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है जिसे एन टाइप कहा जाता है। तो अब चूंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए हैं तो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन आने से आपका जो वैलेंस बैंड है वो थोड़े से उसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, क्योंकि कंडक्शन के लिए अब आपके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन आपके पास ज्यादा हो गए हैं, तो लिहाजा अब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे जो कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। तो लिहाजा फर्मी लेवल, चूंकि उसकी डेफिनेशन हमने ये पढ़ी हुई है कि फर्मी लेवल एक ऐसा लेवल होता है जिससे नीचे तमाम एनर्जी लेवल फील्ड होते हैं और उससे ऊपर तमाम एनर्जी लेवल फुली वेकेंट होते हैं। तो अब वो डेफिनेशन तो डिस्टर्ब हो जाएगी, क्योंकि अब एन टाइम में इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास और मौजूद है जो कि कंडक्शन बैंड में भी है, तो लिहाजा फर्मी लेवल अपने आप को ऊपर शिफ्ट करेगा, इतना ऊपर ले जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन वाले स्टेट्स हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो सारे नीचे आ जाएंगे और उस फर्मी लेवल से ऊपर जो है वो सारे के सारे जो एनर्जी लेवल हैं वो वेकेंट हो जाएंगे। इसको आप यूँ समझ सकते हैं कि सपोज ये नॉर्मली आपके पास वैलेंस बैंड था और ये आपका फर्मी लेवल था, ठीक है। अब जब आपने एन टाइप बनाया तो एन टाइप बनाने से आपका जो एटम इलेक्ट्रॉन है वो आपके पास चूंकि ज्यादा हो गए हैं और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक हैं, यानी यहाँ तक आ गए हैं, और फर्मी लेवल अब नीचे रह गया है, ये फर्मी लेवल है। तो अब फर्मी लेवल की डेफिनेशन वायलेट हो रही है, क्योंकि फर्मी लेवल की डेफिनेशन है कि इससे नीचे सारे फुली ऑक्युपाइड होनी चाहिए स्टेट्स और इससे ऊपर खाली होनी चाहिए, जबकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी अब इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो लिहाजा ये जो फर्मी लेवल है ये अपने आप को शिफ्ट करेगा ऊपर और हमारा जो फर्मी लेवल है वो आ जाएगा यहाँ पे। तो इसलिए कहते हैं कि जब एन टाइप मटेरियल आप बनाते हैं तो फर्मी लेवल जो है वो अपवर्ड शिफ्ट होता है। बिल्कुल इसी तरीके से जब आप पी टाइप बनाते हैं तो चूंकि वहाँ पे अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई है, होल्स क्रिएट हो गए हैं, तो लिहाजा आप फर्मी लेवल अपने आप को नीचे शिफ्ट कर लेगा।